एक डीएम साहब जो होते हैं वे अपने सादा कपड़ों में चप्पल पहनकर फल खरीदने जाते हैं। जब वे छठ पूजा होती है उनके घर में फल खरीदने के लिए जाते हैं। जब फल खरीद ही रहे थे तभी कुछ पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले आने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। जब गिरफ्तार कर लेते हैं तो डीएम जो होते हैं इधर से कह रहे होते हैं कि तुमने मुझे गिरफ्तार क्यों किया, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं उनकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। उनके साथ में उनका एक भतीजा होता है, उसे भी गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद वे उन्हें जेल में डाल देते हैं। लेकिन पुलिस वालों के साथ बाद में क्या होता है और उस डीएम साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया था, और क्या पुलिस वालों ने डीएम साहब की कोई गलती थी या फिर उन्हें नहीं पता था कि ये डीएम साहब है, जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। चलिए तो बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना पटना के रहने वाला एक लड़का होता है। पटना की शहर में एक रहने वाला लड़का होता है जिसका नाम होता है रमेश। रमेश जो होता है अपने माता पिता के साथ रहता है, यानी कि इसकी और भी फैमिली होती है, चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, परिवार बहुत बड़ा होता है, लेकिन सब अलग अलग रहते हैं। अब जब इसका बहुत बड़ा परिवार भी होता है, माँ बाप भी जो होते हैं खेती बाड़ी किया करते हैं, किसान होते हैं। उसके पिता जो होते हैं बहुत मेहनती होते हैं, वे अपने बेटे को भी मेहनत करना सिखाते हैं, क्योंकि रमेश जो होता है ये बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होता है। जब रमेश स्कूल में जाता है, स्कूल में जब ये मैट्रिक पास कर लेता है, 8वीं पास कर लेता है, तो स्कूल के जो टीचर होते हैं वे कहते हैं कि बेटा तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, तुम एक दिन अच्छा काम करोगे और तुम एक दिन एक ऐसा अधिकारी बनोगे जिस अधिकारी को शायद तुम्हारे माँ बाप भी नहीं सोच सकते कि हाँ हमारा बेटा ऐसा भी काम कर सकता है। जब टीचरों की ये बात सुनता है वो रमेश, तो उसे लगता है कि वाकई में मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर कुछ ऐसी बात है जो मुझे टीचर ने ऐसा कहा। तभी रमेश जो होता है मन बना लेता है और सोच लेता है कि मैं एक दिन बड़ा अधिकारी बनूंगा, क्योंकि उसके टीचर के साथ साथ उसके माँ बाप भी जो होते हैं उसे प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा काम करना जिससे हमारा नाम रोशन हो, कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमें सर नीचा झुकाना पड़े। उसके गाँव वाले जो होते हैं वे भी उसे अच्छा ही लड़का समझते थे, क्योंकि रमेश में ना ही तो कोई ऐप था, ना ही वो किसी चीज़ का नशा किया करता था। वो एक अच्छा लड़का था, क्योंकि उसके धीरे धीरे उसकी पढ़ाई जो होती है पूरी हो जाती है इंटर तक। जब इंटर तक उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, पूरी हो जाने के बाद अपने पिता के साथ खेतों में काम करवाया करता था, अपने पिता के साथ जाया करता था और अपने पिता के साथ आया करता था। उसके पिता भी अपने बेटे को देखकर ये सोचते थे कि आखिरकार ऐसा बेटा हर किसी को दे, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। मेरा बेटा कितना मेहनती है और मैं जो उसे कहता हूँ वो वही करता है, और शायद मैंने कुछ पुण्य किए होंगे और शायद मैंने कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसके बदले मुझे ये फल मिला है। क्योंकि सबसे बड़ा फल हमारी औलाद होती है, सबसे बड़ी दौलत हमारी औलाद होती है। क्योंकि औलाद से बड़ी ना ही तो कोई दौलत है, औलाद से बड़े ना ही कोई सुख है। जो सुख औलाद में एक माता पिता को मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। अब ऐसे दिन बीतते चले जाते हैं। जब दिन बीतते चले जाते हैं तो बारी आती है रमेश की ग्रेजुएशन की। जब रमेश की ग्रेजुएशन की बारी आती है तब इसके माता पिता जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा तुम ग्रेजुएशन कर लो और पढ़ाई वढ़ाई में कहाँ कुछ रखा है, तुम अब एक काम करो, तुम खेती बाड़ी करो, मैं थोड़ा सा मेरे बस की नहीं है काम करना। लेकिन इधर रमेश जब ये बात सुनता है अपने पिता की, तो अपने पिता से कहता है कि पापा मैं एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके लिए कुछ करूँ? क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपको एक ऐसा इंसान बनाऊँ जिसमें आप खेती भी ना करें और आप आराम से रहें, आपको करने की ज़रूरत ना हो? क्योंकि खेती मैं गाँव वालों के भरोसे भी छोड़ सकता हूँ, उनके भरोसे भी रख सकता हूँ, वे अपने अनाज भी अपनात भी रख लिया करेंगे और हमें भी दे दिया करेंगे। जब अपने पिता से वो ऐसी बातें कहता है तो उसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं बेटा, ये जो ज़मीन है ये मेरी माँ है, ज़मीन से मैं खाता हूँ पीता हूँ, ज़मीन से ही हमारा घर चलता है, तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो? तो वो कहता है कि पिताजी मेरा ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है पिताजी, मैं बस सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं एक यूपीएससी का पेपर होता है उसे देना चाहता हूँ, मैं उसकी तैयारी करना चाहता हूँ, मैं उसमें एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूँ, बस मुझे आप कुछ समय का टाइम दे दीजिए। जब उसके पिता ये बात सुनते हैं तो उसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है बेटा तुम कर लो, हमने कौन सा तुम्हें मना किया है। लेकिन उसका रमेश जो होता है वो कहता है कि पिताजी मुझे इसके लिए दिल्ली जाना होगा, मुझे दिल्ली जब जाऊँगा तभी वहीं जाकर अपनी पढ़ाई कर पाऊँगा और यहीं जाकर मैं यूपीएससी की तैयारी कर पाऊँगा। आप अगर आज्ञा दे तो मैं वहाँ जा सकता हूँ क्या? क्योंकि रमेश जो होता है बड़ा ही आज्ञाकारी होता है। उसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटा अगर तुम हमारा नाम रोशन करोगे तो हम क्यों नहीं तुम्हें आज्ञा देंगे जाने की। तो उसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटा तुम जा सकते हो। अब इधर रमेश जो होता है बड़ा ही खुश हो जाता है। खुश हो जाने के साथ साथ उसे ग्रेजुएशन भी कर रहा था, वो दिल्ली में जाकर रहने लगता है। अब दिल्ली में अपनी यूपीएससी की तैयारी करने लगता है। जब उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाती है यहाँ पर धीरे धीरे, अब जैसे वो दिल्ली में अपनी यूपीएससी का पेपर देता है, फॉर्म भरता है, पेपर देता है, पेपर देने के बाद
वो जब उसका रिजल्ट का इंतज़ार करता है तो देखता है कि वो पेपर में पास ही नहीं हो पाता, वो फेल हो जाता है। उसके माता पिता जब उसे फ़ोन करते हैं तो उसे बड़े ही निराशा के साथ कहना पड़ता है कि पिताजी अब की बार मुझसे नहीं हो पाया। ऐसे ही रमेश को 2 साल गुजर जाते हैं। जब रमेश को 2 साल गुजर जाते हैं, 2 साल से उसका ना ही तो कोई नंबर आता है, ना ही उसे कोई जो सक्सेस होती है उसकी, ना ही वही हाथ लगती है। रमेश जो होता है मन ही मन में अपने आप को कोसने लगता है और कहने लगता है कि क्या मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा? क्या मैं कभी अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर पाऊँगा? इधर उसके पिता जो होते हैं जब ये सारी चीज़ देख रहे होते हैं कि उनका बेटा नहीं हो पा रहा है उनके बेटे से, तो उनसे फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तुम अपने घर आ जाओ। इधर रमेश जो होता है जब ये बात सुनता है अपने पिता की, तो वो कहता है कि पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो खुद मुझे भेजा था और आपने ही मुझे प्रोत्साहित किया था कि बेटा तुम हमारा नाम रोशन करोगे तो तुम जा सकते हो, और आप जब मैं अपनी मंजिल के इतनी करीब हूँ तो आप मुझे अपने घर बुला रहे हो। उसके पिता जो होते हैं भी कहते हैं कि बेटा देखो हम किसान आदमी हैं, और हम किसान आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता कि हम तुम्हारे ऊपर इतना सारा खर्च कर सके। अब तुम्हारे पीछे बहुत सारा खर्च हो चुका है, मुझे और कुछ भी देखना है, मुझे और कुछ भी करना है, तुम्हारी शादी भी करनी है, मुझे आने वाला टाइम भी देखना है। मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता हूँ बेटा, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो तुम अपने दम पर कर सकते हो। तो जब रमेश उसकी बात सुनता है अपने पिता की, तो अपने पिता से कहता है कि पिताजी अगर तुम्हारी जितनी आर्थिक मेरी पूर्ति हो, अगर पूर्ति कर सको तो तुम कर देना, वरना मैं यहीं पर रहकर कोई नौकरी देख लूँगा और उसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी कर लूँगा। उसके पिता जो होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंखों में आंसू आ जाने के बाद वे सोचने लगते हैं कि उनका बेटा जो है कितना मेहनती है, वो कितनी मेहनत कर रहा है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और वो अपनी नौकरी करने के लिए भी तैयार है। इसलिए उसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है बेटा, जितनी मेरी क्षमता बनेगी, जितना मैं तुम्हें दे सकूँगा मैं इतना तुम्हें दूंगा, और जितना मुझसे नहीं हो पाएगा मैं उतना नहीं दूंगा, और तुम खुद नौकरी कर सकते हो। वो ये कहकर फ़ोन काट देता है। इधर रमेश जो होता है अब सोचने लगता है कि पिताजी अब मुझे इतना पैसा नहीं दे पाएंगे जिससे मेरा खर्चा चल सके, जिससे मेरी कोचिंग की फ़ीस जा सके, जिससे मैं अपना सब कुछ कर सकूँ, क्योंकि मेरे महीने में कितने हज़ार रुपये उठ जाते हैं। अब ऐसे ही वो काम देखने लगता है। जब काम देखने लगता है, जब वो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाता है, तो वहीं पर एक पर्चा लगा हुआ होता है। पर्चे में जब देखता है तो उसमें लिखा हुआ था कि एक हमें एम्प्लॉय चाहिए जो लाइब्रेरी की देखभाल कर सके, जो लाइब्रेरी में रह सके। रमेश को इधर पार्ट टाइम जॉब चाहिए थे, पार्ट टाइम जॉब करना चाहता था। पार्ट टाइम जॉब करने के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी करना चाहता था, लेकिन लाइब्रेरी की जो जॉब होती है उसमें वो 24 घंटे की जॉब होती है। जब वो 24 घंटे की जॉब होती है, रमेश जो होता है वो पहले बैठ कर सोचता है। सोचने के बाद वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं यहीं काम कर लूँ 24 घंटे, क्योंकि वहाँ पर रहना खाना फ्री सब कुछ होता है उस लाइब्रेरी का जो लिखा हुआ होता है उसमें। अब रमेश जो होता है वो सोच लेता है कि मैं यहीं पर रहूँगा, यहीं पर रहने के बाद मैं अपनी पढ़ाई भी करूँगा और मैं लाइब्रेरी में देखभाल भी करूँगा, क्योंकि लाइब्रेरी की साफ़ सफाई ये सारा काम दिया हुआ था उसमें। अब रमेश जो होता है वहीं पर उसके मालिक के पास जाता है। मालिक के पास जाने के बाद कहता है कि साहब मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। वो उन्हें चाबी दे देता है। चाबी देने के बाद रमेश को कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है। रमेश जो होता है वो कहता है कि मैं बखूबी से जिम्मेदारी निभाऊंगा। जब मैं एक देश की जिम्मेदारी निभाने जाऊंगा तो क्या मैं एक लाइब्रेरी की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। अब रमेश जो होता है वो अब लाइब्रेरी में रहने भी लगता है और वहाँ का काम भी करने लगता है, अपनी पढ़ाई भी करने लगता है। वो जी तोड़ करके मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद वो फिर से एक बार यूपीएससी के एग्ज़ाम देता है। जब ये फिर से एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है तो अब की बार उसमें हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपना पेपर देख सके, अपना रिजल्ट देख सके। अब की बार अपने दोस्त होते हैं कुछ, उनसे कहता है कि भाई तू मेरा रिजल्ट देख के बता दे कि मेरे रिजल्ट में क्या आया है। उसका जो दोस्त होता है वो उसका रिजल्ट देखता है। देखने के बाद वो खुश हो जाता है। खुश हो जाने के बाद वो रमेश को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद कहता है कि भाई अब की बार भी तुझसे नहीं हो पाया, तू क्या कर रहा है। तो इधर जो रमेश होता है बहुत निराश हो जाता है। निराश हो जाने के बाद उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे कई बार हो चुके थे। लेकिन इधर से उसका दोस्त जो होता है वो हंस पड़ता है। हंस पड़ने के बाद कहता है कि भाई तूने कमाल कर दिया और अब की बार तूने नंबर ले ही लिया है। जब ये सारी बात कहता है तो वाकई में जो रमेश की आंखों से आंसू होते हैं खुशी के छलक रहे थे। तभी वो अपने माँ बाप को फ़ोन करता है और अपने मम्मी पापा से कहता है कि पापा मैंने अब की बार करके दिखा दिया, मैं अब की बार एक एसडीएम बन गया हूँ। जब ये सारी बात अपने पिता से कहता है, क्योंकि वो एसडीएम बनने ही वाला था, बस उसके इंटरव्यू थे। अगर इंटरव्यू भरोसा होता है ऐसे वो क्लियर कर लेगा। इंटरव्यू भी इसके क्लियर हो जाते हैं। क्लियर होने के बाद वो अपनी मम्मी पापा को फ़ोन करता है कि मैं एक एसडीएम बन गया। अब इधर उसके माता पिता जो होते हैं वे गाँव में पूरे मिठाई बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा एसडीएम बन गया। गाँव वाले भी जो होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। अब इधर इसकी जो पोस्टिंग होती है रमेश की वो गाज़ियाबाद में होती है। जो गाज़ियाबाद में इसकी पोस्टिंग होती है तो 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल गुजर जाने के बाद इसका प्रमोशन हो जाता है। ये एक
डीएम बन जाता है। जब डीएम बन जाता है तभी अपनी मम्मी पापा से कहता है कि मम्मी पापा आप वहाँ पर अकेले रहकर क्या कर रहे हैं, आप क्यों ना मेरे साथ रहने लगे। जब उसके मम्मी पापा ये बात सुनते हैं तो वे कहते हैं कि बेटा हमारा गांव है, हम यहाँ रहना चाहते हैं। तो वो कहता है कि मम्मी पापा मैं आपकी इकलौती औलाद हूँ, क्या आप मेरे साथ नहीं रहेंगे। तो वो पिघल जाते हैं। पिघल जाने के बाद वे उसके साथ आने का फैसला कर लेते हैं। इधर रमेश के जो पिता होते हैं वे गाँव में जाते हैं। गाँव में जाने के बाद जो उसके दोस्त होते हैं रमेश के पिता के, वो उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि मैं तो अब अपने बेटे के साथ रहूँगा, मैं अपने बेटे के साथ जा रहा हूँ, वहीं पर रहूँगा और अपना ख्याल रखना। तो दूसरे उसके दोस्त जो होते हैं वे कहते हैं कि क्या तुम वहाँ पर रहोगे जाकर और यहाँ पर कभी नहीं आओगे, क्या तुम अपने गांव को छोड़ रहे हो। जब रमेश के पिता से उसके दोस्त ऐसी बातें कहते हैं तो वे कहते हैं कि नहीं, मैं तीज त्यौहार पर अपने गाँव में आया करूँगा, मैं तीज त्यौहार कभी नहीं छोड़ूंगा। तो वे कहते हैं कि हाँ भाई देख, तुझे तीज त्यौहार पर गाँव में आना होगा और तुम अगर नहीं आए तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। अब ऐसे ही इसके जो पिता होते हैं रमेश के, वे रमेश के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि रमेश को सरकारी गाड़ी ही मिली हुई थी, सरकारी आवास मिला हुआ था। जब उसके पास पहुंच जाते हैं, पास पहुंचने के बाद वे उसके साथ रहने लगते हैं, हंसी खुशी रहने लगते हैं। हंसी खुशी जब रहने लगते हैं तभी दिवाली आती है। जब दिवाली आती है तब ये रमेश जो होता है वो कहता है कि मम्मी पापा हम गांव में नहीं चलते, हम यहीं पर दिवाली बनाते हैं। वे वहीं पर रहकर दिवाली बनाते हैं। लेकिन रमेश के जो पिता होते हैं उन्हें याद आता है कि उनके दोस्तों ने उनसे क्या कहा था कि वहाँ पर जाकर भूल मत जाना और गाँव में ही आकर त्यौहार बनाना, और मैं गाँव में नहीं जा पाए। अब ऐसे ही वे अपने बेटे से कुछ कह नहीं पाते क्योंकि बेटे की जो खुशी होती है वहीं पर दिवाली बनाने की होती है। अब ऐसी छठ पूजा आती है। जब छठ पूजा आती है, छठ पूजा में भी जो उनका बेटा होता है रमेश, वो कहता है कि पिताजी हम यही बनाएंगे। तो लेकिन उसका पिता जो होता है वो इनकार कर देता है और कहता है कि बेटा नहीं, हम छठ पूजा पर गाँव चलेंगे। तो रमेश जो होता है अपने पिता की बात टाल नहीं पाता, वो छठ पूजा के लिए गाँव जाता है। गाँव जाने के बाद भी वहाँ पर रहने लगते हैं और रह कर वे 2-3 दिन रहते हैं। अब छठ पूजा के जो फल फ्रूट होते हैं वे खरीदने के लिए डीएम साहब जो होते हैं वे बाजार जाते हैं। वे अपने भतीजे के साथ जाते हैं। जब बाजार जाते हैं, बाजार जाने के बाद वे देखते हैं कि जो फल फ्रूट वाला है उससे कुछ पुलिस वाले जो हैं वसूली कर रहे हैं। जब पुलिस वाले वसूली कर रहे हैं तो उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये काम नगर पालिका का है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम हमें समझा रहे हो कानून। जब ये बहस करने लगते हैं डीएम से, जब बहस करने लगते हैं तभी पुलिस वाले जो होते हैं डीएम साहब को और उनके भतीजे को गाड़ी में बैठा लेते हैं। गाड़ी में बैठाने के बाद वे जेल में ले जाते हैं। अब जैसे उन्हें कारखाने में ले जाते हैं, कारखाने में ले जाने के बाद डीएम साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि मेरी गलती क्या है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम हमसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहे थे, तुम्हें अभी यहीं रहना पड़ेगा, अब तुम यहीं रहोगे। डीएम साहब की भी तलाशी लेना भूल गई थी। जब डीएम साहब की तलाशी लेना भूल गए थे तभी डीएम साहब जो होते हैं वे पटना के डीएम को और एसपी को कॉल करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। बुलाने के बाद कहते हैं कि तुम्हारे जो पुलिस वालों ने मुझे जेल में डाल दिया है। अब ये तुरंत आते हैं, मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद डीएम जो होते हैं वे कहते हैं कि जो वहाँ का दरोगा होता है कि कैसा काम चल रहा है, जो पूजा का एक त्यौहार है वो कैसा चल रहा है। तो दरोगा जो होता है वो कहता है कि सब कुछ सही चल रहा है साहब, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तभी डीएम की जो नज़र होती है वो रमेश पर जाती है जो जेल के अंदर होता है। उसके जब नज़र जाती है तो कहते हैं कि ये क्या आप इन्हें जानते हैं कि ये कौन है। तो वो कहता है कि दरोगा मैं नहीं जानता सर, ये मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मेरे सिपाहियों से बदतमीजी कर रहा था, इसलिए हमने इसे जेल के अंदर डाल दिया है। तभी वे उसको दरोगा को थप्पड़ मारते हैं। जोरदार थप्पड़ मारने के बाद डीएम साहब को बाहर निकलवाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि ये एक डीएम है और तुमने इन्हें जेल के अंदर डाल दिया, किस जुर्म में डाला। जब वे सारी बातें जो वे डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, वे सारी बातें कह रहे होते हैं तभी वे दरोगा जो होते हैं माफ़ी मांगने लगते हैं। इधर से जो रमेश होता है, रमेश जो होता है वो कहता है कि ये तुमने जो माहौल इतना ख़राब कर रखा है, इससे जो पब्लिक को, जनता को इतना नुकसान होता है, उन्हें इतनी भरपाई करनी पड़ती है, वो कहाँ से करेंगे। और एक गरीब तुम्हें कहाँ से पैसे देगा। एक गरीब के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो तुम्हें दे, तुम्हारा पेट भरे। तुम सरकारी नौकरी पर बैठे हो, सरकारी नौकरी पर बैठने के बाद भी तुम ऐसा हाल कर रहे हो और तुम उस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो जाकर जो 2 वक्त के खाने के लिए अपने रोजगार पर निर्भर है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि वो काम नगर पालिका वालों का होता है और तुम वहाँ पर जाकर रिश्वत मांग रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा पूरा का पूरा थाना बेकार है, तुम्हारा पूरा का पूरा थाना जो है पुलिस टीम को बदनाम कर रखा है। जब ये सारी बातें डीएम साहब कहते हैं तो डीएम साहब जो होते हैं भी कहते हैं कि जो उधर के पटना के डीएम साहब होते हैं भी कहते हैं कि तुमने बताया क्यों नहीं, कि तुम डीएम बता देते तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते। तो वे कहते हैं कि मैं यहाँ का माहौल देखना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि इसमें कौन कौन शामिल है, ये रिश्वत कौन कौन लेता है। कि यहाँ का दरोगा भी लेता है, लेकिन जब मैं यहाँ कर देखता हूँ तो यहाँ का दरोगा भी रिश्वतखोर निकलता है। तभी भी माफ़ी मांगने लगते हैं, पैरों में पड़कर जब माफ़ी मांगने लगते हैं तो डीएम जो होते हैं, डीएम के इशारे पर वो पूरा का पूरा थाना जो होता है सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड हो जाने के बाद वे कहते हैं कि अब अपने घर पर बैठो और घर पर बैठने के बाद खूब रिश्वत लेना, घर पर बैठने के बाद खूब
लोगों से जाकर पैसे लेना। अब देखता हूँ मैं तुम लोगों से, उन गरीबों से कैसे वसूली करते हो जिनकी तुम पेट पर लात मार रहे थे। अगर तुम गरीब के पेट पर लात मारोगे तो देख लेना वो लात तुम्हारे पेट पर भी लगेगी। डीएम जो होते हैं क्या कर अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद उनके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटा इतनी देर कहाँ हो गई। तब वो सारी बात बताते हैं। सारी बात बताने के बाद उसके जो पिता होते हैं वे कहते हैं कि बेटा यहाँ तो ऐसे ही होता रहता है, यहाँ का माहौल जो है बहुत ख़राब हो चुका है। अगर तुम्हारे जैसा पुलिस वाला है, फिर जो हमारे पटना के डीएम हैं उनके जैसा पुलिस वाला अगर हर देश में हो जाए, यानी कि हर ज़िले में हो जाए, तो वाकई में कहीं पर भी ऐसी रिश्वत की जो ये मार चल रही है कहीं नहीं चलेगी। इधर ये डीएम जो होते हैं वे कहते हैं कि पापा छोड़िए। वे छठ का पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। धूमधाम से मनाने के बाद रमेश जो होता है पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी किया करता था। यहाँ पर हर एक अधिकारी को रमेश जैसा होना चाहिए। हर एक अधिकारी को अगर रमेश जैसा होगा तो वाकई में हमारे देश में जो रिश्वतखोरी का जो मामला है वो बहुत कम हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।